तो बात करते हैं यार एमर्जेंस ऑफ गांधी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी गांधीज एक्टिविटी इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ गांधी, सबसे पहले गांधीज एक्टिविटी इन साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। ये गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे थे भाई। ओके, सो अर्ली लाइफ इन साउथ अफ्रीका की बात करते हैं पहले तो। बहुत बड़े वकील थे भाई, ये लंदन में प्रैक्टिस करते थे, लंदन से पढ़े थे, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई गांधी। सो ये जो थे ये अफ्रीका कैसे गए थे भाई, एक लॉयर के तौर पे गए थे। अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका एज अ लॉयर फॉर अ केस इन्वॉल्विंग दादा अब्दुल्ला। एंड इन्होंने यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को विटनेस किया अगेंस्ट इंडियन। एंड इस तरह से इन्होंने फिर वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं अब यहीं रहूँगा, इनके खिलाफ लड़ूंगा। विटनेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस एंड decided to stay to fight for their rights। उसके बाद मॉडरेट जो फेस था उस समय ना, जो मॉडरेट फेस था, हम बात करें 1894 से लेकर 1906 तक, वहाँ पे ये अफ्रीका में क्या क्या इन्होंने क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया उसकी बात करते हैं यार। तो गांधी जी रिलाइड ऑन व्हाट, ही रिलाइड ऑन पिटिशंस अपील्स टू द अथॉरिटी, relied on petitions and appeals to authorities। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका के अंदर नटाल ने इंडियन कांग्रेस बनाया। नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया कब, 1894 में, टू यूनाइट इंडियंस। एंड इन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर लॉन्च किया टू स्प्रेड अवेयरनेस यार। ओके,
एंड जो स्ट्रगल फेस करते थे साउथ अफ्रीका में इंडियंस, उसकी अगर हम बात करें, सो स्ट्रगल फेस्ड बाय इंडियंस थ्री मेजर ग्रुप्स हमारे पास देखने को मिलते हैं भाई। पहला तो है इंडेंचर्ड लेबरर्स, है ना, जो मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया होते थे। दूसरा जो ग्रुप था जिसको हम मर्चेंट क्लास बोलते थे, ये जो मर्चेंट क्लास है ये मीमम है ना, मीमन मुस्लिम्स होते थे ये। एंड तीसरा जो ग्रुप था वो एक्स इंडेंजर्ड लेबरर्स होते थे, जो है ना ऐसे लोग जो सेटल हो चुके हैं साउथ अफ्रीका में। इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, लाइक है ना, जो डिनायल देखने को मिलता था वोटिंग राइट्स का, है ना, इनके रेसिडेंस को है एक पर्टिकुलर जगह में ही रहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रेसिडेंस होता था, कर्फ्यू लगा देते थे वो इनके लिए। तो ये सफ़र किए बहुत सारा, जो है ना इंडियन सफ़र करते थे उसको यहाँ पे इन्होंने महसूस किया यार, जो सफ़र्ड डिस्क्रिमिनेशन है सच एज डिनायल ऑफ वोटिंग राइट्स, restricted residence and curfews। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी गांधीज एक्टिविटी इन साउथ अफ्रीका। नाउ एक सत्याग्रह का फेज था भाई, साउथ अफ्रीका के अंदर ही बात कर रहे हैं। 1906 से 1914 ये अफ्रीका के अंदर भी सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते थे, उसकी बात करते हैं। सत्याग्रह फेज की बात करते हैं। जो कि 1906 से 1914 तक चला था। तो ये सत्याग्रह फेज़ है, इस सत्याग्रह फेज़ की बात करें तो इस सत्याग्रह फेज़ के अंदर सबसे पहले तो एक तरह से एक नॉन वायलेंट एक प्रोटेस्ट है भाई, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करें सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो 1906 में इन्होंने, है ना, कंडक्ट किया था। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जो कि 1906 में इन्होंने कंडक्ट किया था गांधी जी ने। एंड ये जो सत्याग्रह था दैट इज़ अगेंस्ट द सर्टिफिकेट, इसकी बात करें तो ये किस लिए था भाई? टू अपोज व्हाट द लॉ रिक्वायरिंग इंडियंस, कि उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करके जाना पड़ेगा, जो एक आईडी कार्ड टाइप है ना विथ फिंगरप्रिंट्स, तो इसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह कंडक्ट किया था। अपोज द लॉ requiring Indians to carry registration certificate with fingerprints।
ओके, तो यहाँ पे जो ये है ना, इसको आपको 3 मेजर ग्रुप को हमेशा याद रखना भाई। 2-3 तरह के लोग थे, इंडेंजर्ड लेबरर्स, मर्चेंट क्लास एंड एक्स इंडेंजर्ड लेबरर्स। पब्लिकली इन्होंने बर्न किया सर्टिफिकेट प्रोटेस्ट करने के लिए। पब्लिकली burned certificates in protest and led to गांधीज फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट। इसकी वजह से सत्याग्रह जब किए थे रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स की वजह से, तो पहली बार इनको जेल का सामना करना पड़ा। सो लेड टू गांधीज फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो ये प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट दी पोल टैक्स एंड जो इनवैलिड इंडियन मैरिजेस थे, उसके खिलाफ जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, है ना। साइलेंट प्रोटेस्ट इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह फेस की हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर ही है यार ये। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा प्रोटेस्ट यार, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिड मैरिजेस। लाइक 3 पोल टैक्स की बात करते हैं यहाँ पे। 3 यूरो पोल टैक्स जो इम्पोज किया जाता था ऑन एक्स इंटेंजर्ड लेबरर्स, जो सुप्रीम कोर्ट है इनवैलिडेटेड हिंदू मुस्लिम एंड पारसी मैरिज, ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज, है ना, इनलेजिटिमेट, ठीक है, एज दे आर नॉट कंडक्टेड अंडर द क्रिश्चियन और सिविल लॉ। ठीक है, as they were not conducted under Christian or civil law. Okay. एंड जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द पोल टैक्स एंड इनवैलिड इंडियन मैरिजेस, उसमें वुमेन जो था दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट यार। यूरो पोल टैक्स and it invalidated Hindu, Muslim and Parsi marriage. तो हम बात करते हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ट्रांस, है ना, वर्ल्ड इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क है भाई इनका, एक इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह आप बोल सकते हो इन साउथ अफ्रीका। प्रोटेस्ट अगेंस्ट
ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट। इसके अंदर यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड इंडियन इमिग्रेशन था टू द ट्रांसवाल रीजन, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किए थे भाई। इंडियन प्रोटेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो इंडियन थे, दे प्रोटेस्टेड बाय इलीगल माइग्रेटिंग टू नेटाल टू ट्रांसवाल। कैसे प्रोटेस्ट किए भाई? उनकी बात को नहीं मान के इलीगली ये नेटाल से ट्रांसवाल तक माइग्रेट करके इन्होंने इसको विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया। एंड दिस लीड टू मास अरेस्ट, है ना भाई। माइनर स्ट्राइक्स भी देखने को मिले, इंटरनेशनल सपोर्ट्स भी इनको मिला यार। लीड टू मास अरेस्ट, माइनर स्ट्राइक्स एंड इंटरनेशनल सपोर्ट। एंड और इम्पोर्टेंट इनका वर्क की बात करें तो जो फाइनल नेगोशिएशन था एंड सक्सेस जो इनको मिला भाई, वो 1914 में मिला। गांधी ने नेगोशिएट किया विद जनरल स्मर्ट, ठीक है। एंड इसका सपोर्ट किसका मिला? गोखले का एंड CF एंड्रयू। तो इनका की अचीवमेंट क्या था? जो पोल टैक्स के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो जीत गया, अबॉलिश कर दिया गया पोल टैक्स को, है ना। इंडियन मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब जो बच्चे होंगे अब इलेजिटिमेट नहीं होंगे। एंड ऑल्सो इंडियन इमिग्रेशन राइट्स का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो सक्सेस रहा भाई गांधी जी का जो एफर्ट था इन साउथ अफ्रीका। गांधी negotiated with General Smuts with supports from Gokhale and CF एंड्रयूज। ठीक है भाई। यहाँ पे जो ये नेटाल वाला था, ट्रांसवाल माइग्रेशन की बात करें तो इसमें ये रेस्ट्रिक्टेड इंडियन माइग्रेशन जो था ट्रांसवाल रीजन, उसके खिलाफ हुआ था। तो उन्होंने उसको एक तरह से प्रोटेस्ट कैसे किया? इलीगली माइग्रेट करके फ्रॉम नेटाल टू ट्रांसवाल, ठीक है। फाइनल नेगोशिएशन की बात करें तो इसमें यहाँ पे गांधी जी के साथ साथ कौन कौन थे? गांधी जी के साथ साथ यहाँ पे गोखले थे एंड CF एंड्रयूज, ठीक है। इन्होंने किसके साथ नेगोशिएट किया? जो जनरल स्मट थे उस समय साउथ अफ्रीका के, उनके साथ। एंड की अचीवमेंट्स की बात करें की अचीवमेंट्स में एबोलिशन ऑफ पोल टैक्स देखने को मिला, इंडियन मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस
एंड जो इम्प्रूवमेंट था इन इंडियन मैरिजेस राइट्स, सॉरी इंडियन मैरिजेस राइट्स बोल रहा हूँ, इंडियन माइग्रेशन राइट्स यार, जो इंडियन इमिग्रेशन राइट्स है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ना गांधी जी की बात हो अफ्रीका के अंदर और टोल्स्टॉय फार्म की बात ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है। तो हम बात करते हैं अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टोल्स्टॉय फार्म, जो कि 1910 में हमको देखने को मिला था भाई। ये टोल्स्टॉय फार्म है, ठीक है, ये है क्या भाई, इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग कम्यून जहाँ पे सत्याग्रही रहते थे। अ सेल्फ sustaining commune where satyagrahis lived, and it is inspired by John Ruskin on to this last। जॉन रस्किन ने जो किताब लिखी थी ऑन टू दिस लास्ट, उसके द्वारा ये इंस्पायर्ड था एंड ये प्रमोट करता था एक तरह से सिंपल लिविंग को एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। सिंपल तरीके से रहेंगे और लेबर की लेकिन इज्जत करेंगे भाई, उनका भी एक सम्मान है। तो ये टोल्स्टॉय फॉर्म की बात की। गांधी का जो लेसन था, हमको जो सीखने को मिलता है गांधी जी से अफ्रीका के अंदर, उसकी बात करें सो गांधी's lesson from साउथ अफ्रीका। तो पहला चीज़ तो इन्होंने समझा कि मासेस जो हैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं भाई फॉर सेक्रीफाइस। रियलाइज्ड masses have immense potential for sacrifice। एंड इन्होंने ये चीज़ सीखा यहाँ से कि जब यहाँ पे कैसे यूनाइट करना है पीपल्स डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से, क्लासेस से। लर्न टू यूनाइट पीपल अक्रॉस रिलीजन्स एंड क्लासेस। वैसे इन्होंने डेवलप किया सत्याग्रह एज अ टूल फॉर रेजिस्टेंस। डेवलप सत्याग्रह एज अ टूल फॉर रेजिस्टेंस एंड इन्होंने स्ट्रेंथन किया हिज बिलीफ इन नॉन वायलेंस की, बिना हथियार उठाए भी यहाँ पे चीज़ें जीती जा सकती हैं, सेल्फ रिलायंस यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी सत्याग्रह फेज और गांधी की जो एक्टिविटी थी साउथ अफ्रीका के अंदर। नाउ हम बात करते हैं अबाउट दी गांधीज एक्टिविटी इन इंडिया। एमरजेंस ऑफ गांधी की बात, गांधी इन इंडिया की बात करते हैं।
सो गांधी इन इंडिया में अर्ली स्ट्रगल्स की बात करते हैं भाई। अर्ली स्ट्रगल्स में हम बात करते हैं अबाउट 1917 टू 1918। ओके, ये गांधी इंडिया में कब आया भाई? आफ्टर दी ना, इनका जो सक्सेस था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया आई इन 1915। एंड उसके बाद इन्होंने 3 लार्ज स्केल मूवमेंट से पहले 3 मेजर स्ट्रगल किए, एक अहमदाबाद, एक चंपारण और एक खेड़ा। रिटर्न टू इंडिया in 1915 and before large scale movements, Gandhi led 3 major struggles। जिसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं बोर्दी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इन 1917, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था भाई। डिसोबीडियंस मतलब बात ना मानना। चंपारण के अंदर इशू क्या था यार? यहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे वो पीजेंट को मजबूर करते थे कि वो 3 खटिया सिस्टम को फॉलो करें। मतलब 3 ऑफ द 20 में से 3 में ये इंडिगो उगाना मजबूरन ये फोर्स करते थे इनको। तो ये इशू था यार, इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। यूरोपियन प्लांटर्स forced peasants into the tin khatiya system, that is mandatory indigo farming on 3/20 of land। एक्शन क्या था भाई? इनका एक्शन क्या लिया गांधी ने? डिफाइन किया एक ऑर्डर, है ना, मतलब पैसिव रेसिस्टेंस करने की कोशिश की, इसको हम सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं। नहीं मानना है अपने को, 3 है ना, 3 जो पार्ट है 20 में से, उसमें हम नहीं उगाएंगे, एक्शन ऐसे लेना है, ऐसे बोला गांधी जी ने। गांधी डिफीड ऑर्डर, जो ऑर्डर थे उसको मानने से इनकार किया। लीडिंग अ पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको यहाँ पे हम सिविल डिसोबीडियंस नाम देते हैं। आउटकम क्या रहा यार? 3 खटिया सिस्टम यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया। पीजेंट को कंपनसेट भी किया गया नुकसान का। तीन खटिया
ठीक है। तो कहानी तो बहुत सारी है, बट कहानी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हम नोट्स बना रहे हैं यार, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक्शन क्या था, आउटकम क्या था, इशू क्या था, ये 3 चीज़ों में आपको चीज़ों को समझना है भाई। ओके, इशू क्या था, एक्शन क्या था, आउटकम क्या था। तीन खटिया सिस्टम इज अबॉलिश्ड एंड पीजेंट कंपनसेटेड। एंड एक तरह से ये फर्स्ट मेजर यहाँ पे सक्सेस था ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंडिया के अंदर हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ओके, तो ये चंपारण सत्याग्रह की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यार, ना चंपारण 1917 में हुआ था। अहमदाबाद जो है वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ था। क्योंकि ये ओरिजिनली गुजरात के थे, तो पहले गुजरात के अंदर काम करने की कोशिश की, उसके बाद देश भर में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918, इट इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। सो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस का आपको कोई पूछा है तो आप क्या बोलना, चंपारण। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी का कौन सा था इंडिया के अंदर, तो आप बोलना खेड़ा, मतलब अहमदाबाद। इसको भी उसी प्रकार से हम देखने वाले हैं, इशू क्या था, एक्शन क्या था, आउटकम क्या था। तो अहमदाबाद में क्या इशू था भाई, मिल वर्कर जो थे वो डिमांड करते थे कि 50% वेज हाइक होना चाहिए, बिकॉज उस समय लड़ाइयाँ हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो उस टाइम में जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, उसके तहत उसको देखते हुए 50% का वेज हाइक होना चाहिए। बट जो मिल ओनर्स थे वो बोलते थे सिर्फ हम 20% करेंगे। तो वो एक इशू था। मिल वर्कर्स डिमांडेड a 50% wage hike due to wartime inflation। एंड जो मिल ओनर्स हैं वो क्या ऑफर्ड करते थे यार, ऑफर्ड ओनली 20%। ये इशू हो गया। एक्शंस की बात करें तो गांधी ने एक स्ट्राइक किया और उसमें फास्ट अनटू डेथ, है ना, टू परसीव और टू प्रेशराइज मिल ओनर यार, ना भूख हड़ताल रखा, मरने तक भूख हड़ताल में। तो उससे प्रेशर में आ गए भाई, जो मिल ओनर्स थे उनकी बात मांगे मान ली। बट दोनों का 20 नहीं ना 50 नहीं 35% हाइक मिला इनको। गांधी लेड स्ट्राइक एंड फास्टेड अनटू दैट टू प्रेशराइज मिल ओनर्स। आउटकम क्या था, ट्राइब्यूनल awarded 35% wage hike to workers। ओके, ट्रिब्यूनल बना, 35% वेज हाइक मिला इनको। तो हमने बात की अबाउट दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना। अहमदाबाद के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड चंपारण इज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस एंड खेड़ा सत्याग्रह इज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। इस प्रकार से एमसीक्यूज भी आते हैं भाई। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन क्या था गांधी जी का इंडिया के अंदर, इट इज खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में हुआ था। इट इज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन।
एंड यहाँ पे क्या इशू था, यहाँ पे क्या एक्शन था, यहाँ पे क्या आउटकम था, वो हम बात करेंगे। सो खेड़ा के अंदर क्या इशू था भाई, ड्रॉट जो था, सूखा जब पड़ा था खेड़ा के अंदर, तो गुजरात के अंदर जो खेड़ा है वहाँ पे जब सूखा पड़ा था तो वो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस थे उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और जो गवर्नमेंट वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम यहाँ पे टैक्स रिमिशन करेंगे। सो रिफ्यूज़ कर रही थी गवर्नमेंट यार टैक्स रिमिशन, क्योंकि सूखा ही पड़ा था, टैक्स भी मांग रही थी, कहाँ से देंगे यार वो। तो ये इशू था यहाँ पे, ड्रॉट हिट peasants in Kheda, Gujarat, and they were unable to pay taxes, and जो गवर्नमेंट था इट रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, और मतलब वो निमिशन टैक्स को लेने से मना करना ना, टैक्स को ख़त्म कर देना, वजह से उस समय टैक्स लिमिट कर देना, वो रिफ्यूज़ कर रही थी कि हम नहीं भाई, हम टैक्स तो लेंगे ही। सो गवर्नमेंट रिफ्यूज टैक्स रिमिशन, ये इशू था। सो एक्शन क्या लिया गांधी जी ने, इन्होंने फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, गांधी बोला पेजेंट को कि आप पे मत करो टैक्सेस। सरदार यहाँ पटेल जो थे वो लोकल एफर्ट्स पे इन्वॉल्व थे, बट हाँ उन्होंने मना किया, तो कोऑपरेट नहीं किया किसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। गांधी अर्ज peasants not to pay taxes, सरदार पटेल लेड लोकल एफर्ट्स, ठीक है, ये इशू देखा हमने, एक्शन देखा ना। और हम बात करें आउटकम क्या क्या था भाई, तो टैक्सेस जो थे सस्पेंड कर दिए गए, है ना, एंड प्रॉपर्टी रिटर्न को कन्फिस्टिकेट कर दिया गया, एंड टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया, जो इंक्रीज टैक्स रेट्स थे उसको भी रिड्यूस किया गया। तो जिस समय टैक्सेस आर सस्पेंडेड एंड कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, जो जब्त कर लिया गया था उन प्रॉपर्टीज़ को वापस भी किया गया, कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ रिटर्न्ड, एंड जो टैक्सेस में इंक्रीज थे उसको भी रिड्यूस किया गया। ओके, तो ये 3 सत्याग्रह हमने बात की, जो गांधी जी इंडिया में आने से पहले मास मूवमेंट, लार्ज स्केल मूवमेंट से पहले जो इन्होंने लेड किया था। चंपारण सत्याग्रह जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, एंड खेड़ा सत्याग्रह वो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। तो याद रखना, खेड़ा अहमदाबाद इज नॉट अ सत्याग्रह, अहमदाबाद इज अ स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। स्ट्राइक और स्ट्राइक से याद रखना, यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक है भाई, मिल स्ट्राइक, इट इज़ अ हंगर स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट ये अब बात करते हैं कि ये देखो, ये जो अर्ली मूवमेंट्स थे, जो खेड़ा की बात की, अहमदाबाद की बात की, चंपारण की, जो अर्ली मूवमेंट्स उन्होंने फाउंडेशन बनाया गांधी के जो फ्यूचर मास स्ट्रगल्स थे। लाइक राउलेट सत्याग्रह की बात करें, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 के अंदर, उसकी बात करें तो वो मास स्ट्रगल था, मास मूवमेंट था, ठीक है। राउलेट सत्याग्रह हो गया या फिर कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, तो उसके लिए एक फाउंडेशन किसने बनाई है, जो 3 सत्याग्रह थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थे, उन्होंने फाउंडेशन बनाया। सो दिस मूवमेंट this early movements laid the foundation for Gandhi's future mass struggle, like the Rowlatt
सत्याग्रह जो 1919 में देखने को मिला, एंड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला 1920 के अंदर। ओके, सो हम बात करते हैं अबाउट दी राउलेट एक्ट की, जो कि 1919 में आया था, जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। जो राउलेट एक्ट है कब आया था भाई? इट इज पास्ड इन मार्च 1919 बेस्ड ऑन राउलेट कमीशन रिकमेंडेशन। जो राउलेट कमीशन रिकमेंडेशन था उसके बेस में यहाँ पे ये राउलेट एक्ट आया था। एंड इसने क्या किया, जो वॉर टाइम के समय जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगता था उसको, है ना, जो वॉर टाइम होता था ना, तो उसमें जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है वो बोलता है किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो, किसी को भी बिना ट्रायल के, है ना, बिना कार्रवाई के आप जेल में डाल सकते हो। तो इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड वार टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1915 में आया थी। जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉर के लिए था, उसको एक्सटेंड कर दिया, अलोइंग इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। तो इसमें अगर यहाँ पे ट्रायल जो था विदाउट, है ना, अलाउड ट्रायल्स विदाउट जूरीज, वारंटलेस अरेस्ट एंड प्रेस सेंसरशिप को अलाउ किया, जो राउलेट एक्ट था उसने अलाउड ट्रायल्स विदाउट ज्यूरी, वारंटलेस अरेस्ट। जो राउलेट एक्ट है उसके अंदर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेते थे लोगों को, है ना, बिना, है ना, ट्रायल जो होता था बिना ज्यूरीज के होता था यार। एंड प्रेस का सेंसरशिप देखने को मिला हमको इस एक्ट के अंदर, इसमें कुछ भी प्रेस में आप नहीं छाप सकते। तो ये राउलेट एक्ट है भाई, इसने उसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को एक तरह से एक्सटेंड किया, है ना। एंड यहाँ पे इसको अपोज किसने किया? इंडियन मेंबर्स ने। इट इज अपोज्ड बाय इंडियन मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज, जिसके वजह से क्या हुआ, है ना, उनका रेजिग्नेशन देखने को मिला यार। जीना रिजाइन कर गए, है ना, मालवीय, मदन मोहन मालवीय सब डिजाइन कर दिए कि इनको बात नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना भाई, लीडिंग टू रेजिग्नेशन ऑफ जीना मालवीय एक्सेट्रा। तो ये हमने बात की अबाउट दी राउलेट एक्ट। नाउ इसी समय 1919 में अप्रैल के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था यार, ठीक है, उसकी बात करते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर
जो कि हमको कब देखने को मिला, अप्रैल 13 बैसाखी के दिन 1919 में ये जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला। जहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को ये आदेश दिया कि वो अनआर्म्ड जो गैदरिंग है उसके ऊपर फायर कर दो, है ना, अमृतसर के अंदर, जिसमें हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे। एंड रिकॉर्ड है भाई, बोलने के लिए तो 10,000 है, बट हाँ कोई सूत्रें बोलती हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, 15 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। ये कांग्रेस का एस्टीमेट था, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जिट था उसको ब्लॉक करके अंधाधुंध गोली चला दी गई। बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि 10,000 लोग मरे थे यहाँ पे। ब्रिगेडियर जनरल डायर ordered troops to fire on an unarmed gathering in Amritsar. ओके, जहाँ पे 10,000 1,000 प्लस लोग कांग्रेस का एस्टीमेट है, एंड 1,500 प्लस लोग वेयर इंजर्ड। बिकॉज एग्जिट एक ही था और उसको ब्लॉक कर दिया गया था। एंड यहाँ पे जो मार्शल लॉ इम्पोज था उनको पता नहीं था भाई गैदरिंग वाले को, ठीक है, मार्शल लॉ इम्पोज था। एंड पब्लिक फ्लॉगिंग एंड ह्यूमिलेशन इसके बाद देखने को मिला यार। इसके बाद ओके, एंड रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड मिला था उसको उन्होंने क्या किया, रिनाउंस कर दिया। एंड गांधी जी को जो केसरी हिंद का मेडल मिला था उसको भी रिटर्न कर दिया इन्होंने। इस जलियांवाला बाग मैसेकर को देखते हुए अपनी उदासी को बताई भाई। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड, गांधी रिटर्न केसरी हिंद जो टाइटल इनको मिला था ड्यूरिंग द बोर वॉर। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी राउलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। इससे पहले देखो ये जो राउलेट एक्ट था, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ की तो बात नहीं की। इस राउलेट एक्ट के देखते हुए यहाँ पे सत्याग्रह रखा था गांधी जी ने, ठीक है। इसको हमने राउलेट सत्याग्रह बोला, ठीक है। बट जो राउलेट सत्याग्रह था उसकी बात करते हैं। राउलेट सत्याग्रह जो कि हमको 1919 में देखने को मिला, ये फर्स्ट मास प्रोटेस्ट था भाई। गांधी जी ने राउलेट एक्ट जो कि एक तरह से जिसको हम बोल रहे हैं ना ब्लैक एक्ट था भाई। किसी को भी आप बिना ट्रायल के जेल में डाल दोगे तो ये तो सबसे बड़ा ग्रॉस वायलेशन था ह्यूमन राइट्स का यार। ओके,
So Gandhi launch first all India सत्याग्रह कब भाई? अप्रैल 6 1919। अप्रैल 13 में यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अप्रैल 6 में यहाँ पे राउलेट एक्ट जो मार्च में पास हुआ था, तो अप्रैल 6 में यहाँ पे इसको क्या किया गया? प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, अगेंस्ट द एक्ट। एंड एक नेशन वाइड हड़ताल, सिविल डिसोबीडियंस, फास्टिंग, प्रेयर्स, ये ऑब्जर्व किया गया भाई अप्रैल 6 को। नेशन वाइड हड़ताल, सिविल डिसोबीडियंस, फास्टिंग ऑब्जर्व किया गया उस दिन, एंड प्रेयर्स ऑब्जर्व, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला यार, मास पार्टिसिपेशन फ्रॉम peasants, artisans and urban poor चेंज द नेशनल मूवमेंट का जो कैरेक्टर था, बिकॉज पीजेंट भी इन्वॉल्व थे, आर्टिशंस भी इन्वॉल्व थे, जो अर्बन पुअर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो जो मास मूवमेंट था जो सिर्फ और सिर्फ एलिट्स पे था, मतलब जो नेशनल मूवमेंट जो अगेंस्ट ब्रिटिश चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एलिट्स कर रहे थे, वो भी यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन, मास मूवमेंट हुआ जिसने नेशनल मूवमेंट का कैरेक्टर को चेंज किया। And Punjab became the epicenter due to wartime repression, force recruitment, है ना, एंड यहाँ पे डिसीज की वजह से भी ये एपी सेंटर बना था भाई राउलेट सत्याग्रह का। एक तरह से इसी को देखते हुए भी पंजाब में, अमृतसर में यहाँ पे जो गुस्सा था लोगों ने अंग्रेजों का, उसी को देखते हुए वहाँ पे हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर के तौर पे ये आपको देखने को मिला यार। एंड ब्रिटिश जो ब्रूटल फोर्स था इंक्लूडिंग एरियल स्टाफिंग एंड कंट्रोल करने के लिए प्रोटेस्ट को, है ना, हवाई जहाज से भी यहाँ पे ये बंदूकें चलाने लगे। सो ब्रिटिश यूज्ड ब्रूटल फोर्स इंक्लूडिंग एरियल स्टाफिंग टू कंट्रोल प्रोटेस्ट। ओके, तो ये हमने बात की बोल दी सत्याग्रह, राउलेट सत्याग्रह की। और उसके बाद 13 अप्रैल में यहाँ पे हमको जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला, है ना। उस समय कर्फ्यू लगा दिया गया था, इनको नहीं पता था भाई, तो बैसाखी के दिन सब लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जनरल डायर ने यहाँ पे आदेश दिया था। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर था, उसको देखते हुए यहाँ पे, है ना, हंटर कमीशन बनाया गया भाई। हंटर कमीशन जो है वो बनाया गया। हंटर कमीशन एंड आफ्टरमाथ। हंटर कमिटी जो बना था, है ना, 1919 में, इट कंडेम डायर बट टू नो लीगल एक्शन। बोला कि देखो डायर ने गलत किया बट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ यार। तो अभी तक तो अंग्रेज का ही सहायता करेंगे भाई। जो हंटर कमिटी 1919 में बना था, इट कंडेम्ड
Dyer but took no legal action. ओके एंड जो विंस्टन चर्चिल है जो कि यूके के पार्लियामेंट के मेंबर थे, एक तरह से मॉन्स्टर्स कहा, बट ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट सपोर्ट किया उन्होंने डायर को। है ना, जो विंस्टन चर्चिल थे जो कि यूके पार्लियामेंट के मेंबर थे, है ना, ये जो एक्शन लिया था डायर ने, इसको मॉन्स्टर्स कहा, बट बाकी लोगों ने जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया यार, डायर को सपोर्ट किया। भगत सिंह जो कि उस समय 11 साल के थे, एंड उधम सिंह, उन्होंने बाद में जाके, है ना, जो माइकल और डायर को यहाँ पे असासिनेट किया, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे भाई, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर थे उससे। भगत सिंह ने भी देखा था इसको, तो वहाँ पे जो खून के छींटे थे उससे तो बहुत इंस्पायर थे ये, बहुत ज़्यादा आक्रोश था उस समय, सिर्फ 11 साल के थे। एंड जो उधम सिंह हैं, उधम सिंह थे हु लेटर assassinated Michael O'Dyer were deeply influenced भगत सिंह एंड उधम सिंह। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी गांधी का जो मूवमेंट था मेन, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी नॉन कॉपरेशन दी खिलाफत मूवमेंट, बट हाँ, ये हमने बात की अबाउट दी हंटर कमीशन, दी आफ्टर मार्च, जलियांवाला बाग मैसेकर, राउलेट सत्याग्रह, राउलेट एक्ट, जो तीन मेजर मूवमेंट थे इंडिया के अंदर गांधी जी के शुरुआत में। चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेदा सत्याग्रह, है ना, जिन्होंने एक बेस बनाया फॉर द मास मूवमेंट, लार्ज स्केल मूवमेंट। एंड उसके पहले हमने बात किया गांधी का जो एफर्ट था, जो मूवमेंट थे साउथ अफ्रीका के अंदर, है ना, हमने जो सत्याग्रह अगेंस्ट दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा, जो प्रोटेस्ट था इनको अगेंस्ट दी पोल टैक्स, एंड जो इंडियन मैरिजेस जो इनवैलिड करार देते थे अफ्रीका के अंदर अंग्रेज, वो देखा हमने यार। एंड जो ट्रांसफर इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था गांधी जी का, वो हमने देखा। क्या क्या लेसन्स गांधी जी से सीखा हमने साउथ अफ्रीका के अंदर, क्या कैसे उन्होंने 12 स्टेप फॉर्म एस्टेब्लिश किया, एंड जो फाइनल नेगोशिएशन एंड सक्सेस जो गांधी जी को मिला साउथ अफ्रीका के अंदर, है ना, वो हमने देखा। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मॉडरेट फेज में इन्होंने क्या क्या किया, एक नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर बनाया, इसको मत भूलना भाई, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर ग्रुप जो यहाँ पे रहते थे इंडियन, जो कि स्ट्रगल फेस किया, इंडेंजर्ड लेबरर्स, मर्चेंट क्लास, एक्स एंडेंजर्ड लेबरर्स, इनकी बात की हमने। तो गांधी जी का एक ब्रॉड शुरुआती फेज में कैसा था वो हमने देखा इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर।